हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10 के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10 के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम शॉर्ट में एपीवी कहते हैं। आपके 2025 के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का वेटेज 5 से 6 मार्क्स होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सीक्वेंस किसे कहते हैं और प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। सीक्वेंस क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट पैटर्न। जब आप कुछ नंबर्स को एक दिए गए पैटर्न के अनुसार अरेंज करते हो तो उसे हम सीक्वेंस बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां देखिए, यहां पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं जो 1, 4, 9, 16 एंड सो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग क्लिक करेगा तो आप इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे कि ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। जैसे ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और इस तरह से 4 का स्क्वायर। तो यहां पर हमने देखा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न क्या था कि हर नंबर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जैसे ये 1 का स्क्वायर है आपका, और ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो जब भी नंबर्स आपके एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं तो उसे हम सीक्वेंस बुलाते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं यहाँ कुछ और नंबर्स भी लिखे हुए हैं जो है 1, 8, 27 एंड सो ऑन। अगर आप इस चीज पे ध्यान देंगे तो यहाँ भी एक पैटर्न छुपा है। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर 1 का क्यूब है, और ये फिर 2 का क्यूब है, इस तरह से ये 3 का क्यूब है। तो आगे भी नंबर्स बढ़ेंगे। तो ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी नंबर्स को अरेंज करते हैं एक पैटर्न के अकॉर्डिंग तो उस पैटर्न को हम कहते हैं सीक्वेंस। अब जिस भी पैटर्न के बारे में बात किया हुआ रहता है उसका जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं उसके टर्म्स। जैसे यहाँ पे ये 1, ये 8, ये 27, ये सारे इस सीक्वेंस के टर्म्स कहलाएंगे। और टर्म्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे A1 ये फर्स्ट टर्म हो गया, A2 सेकेंड टर्म हो गया, उस तरह से A3, A4, A5, इस तरह से टर्म्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो अगर इसके आगे का हमें नंबर गेस करना होगा तो वो हम जान सकते हैं, जो कि 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब यानी 64 होगा। तो आप किसी भी सीक्वेंस के कोई से भी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको इस पैटर्न को बस आगे बढ़ाना है। अब एक सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन आता है। तो प्रोग्रेशन क्या है? वैसा सीक्वेंस जिसमें कि आपका nth टर्म यानी कोई सा भी टर्म जो आने वाला है वो एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकल सकता है। एक खास फॉर्मूला उसके बारे में पता चल जाए। जैसे कि इस वाले सीक्वेंस के लिए आपको कोई सा भी टर्म निकालने के लिए आपको यूज करना है n का क्यूब। n का क्यूब मतलब n वो नंबर रहेगा नेचुरल। जैसे 1 का क्यूब हमने किया तो 1 आया, 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 3 का क्यूब किया तो 27 आया, 4 का क्यूब किया तो 64 आ गया। तो इसी तरह से हमें अगर इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे n की जगह में 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो ये जो ऊपर दिया गया था सीक्वेंस था ये आपका प्रोग्रेशन भी कहलाएगा, क्योंकि हमने देखा इस सीक्वेंस के किसी भी टर्म को आप निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, n क्यूब का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब बुलाएंगे। तो जब कभी भी कोई सीक्वेंस का
कोई सा भी टर्म, nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म निकालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पता हो, तब हम उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोलेंगे। और अगर आपका सीक्वेंस के अंदर nth टर्म निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वो सीक्वेंस रह जाएगा। पर्टिकुलर फॉर्मूला, हमें डेफिनेट फॉर्मूला पता होगा तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट जानना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन अभी अभी हमने समझा कि सीक्वेंस जिसके पास फॉर्मूला हो nth टर्म के लिए। अब आपके प्रोग्रेशन के भी कई टाइप्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं। हमें पढ़ना है लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? An AP is a sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. यानी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जिसमें आपका हर अगला नंबर को निकालने के लिए आपको एक फिक्स नंबर को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां देखा 2, 4, 6 एंड 8 और इस तरह से सो ऑन हम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे यहां पे तो आप देखिए इस 2 में मैंने अगर 2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिला, इस नेक्स्ट टर्म में फिर से मैंने अगर 2 ऐड किया तो अगला वाला टर्म मिला, सो ऑन। इस तरह से जब जब आप 2 ऐड करते जाओगे तो उसका अगला टर्म आते जाएगा। एपी क्या है? एपी वैसा सीक्वेंस था जिसमें कोई भी नंबर को निकालने के लिए आप उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करते हो। पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर आप जब जोड़ देते हो तो उसे हम एपी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा बार बार हम 2 को ऐड कर रहे हैं। एक और एपी ले लेते हैं। देखिए 3, 8, 13 और 18। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहां देखिए हर बार हम लोग +5 कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में जब आप 5 ऐड करते जाते हो तो हर अगला टर्म मिलते जाता है। पीछे वाले टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में आपको 5 ऐड करना है तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। आई होप आपको एपी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दो छोटे छोटे चीजों को, जो है ए और डी। अब ए किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं, ये समझिए। जब आपके पास कोई सा भी एपी लिखा हुआ हो तो उस एपी का जो फर्स्ट टर्म आया, यानी जो पहला टर्म आया, उसको हम लोग बोलते हैं ए। यानी कि तो एक टर्म और अगले वाले टर्म्स के बीच में जो गैप रहता है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसे डी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस एपी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो आपका कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म ए था तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू भी 2 है। तो आपको ए एंड डी चाहिए nth टर्म फाइंड करने के लिए। देखिए nth टर्म ये ए एन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए और नीचे एन, बेस में एन। निकालने के लिए क्या करना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का मीनिंग क्या होता है? किसी भी एपी का कोई सा भी नंबर ऑफ टर्म। जैसे आपको
सेकेंड टर्म निकालना है या थर्ड टर्म निकालना है या 10th टर्म निकालना है या कोई 100 टर्म भी निकालना हो सकता है, उसे ही हमें ए एन कहते हैं। तो देखिए ए एन कैसे निकालेंगे इस एपी के लिए या किसी भी दूसरे एपी के लिए। देखिए जैसे ये एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए हो गया, उसके बाद जिस नंबर का टर्म है उससे एक कम डी, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस डी। क्योंकि ये सेकंड नंबर का टर्म है तो सेकंड में से एक माइनस करेंगे हम, 2 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ 1 डी आएगा। उस तरह से ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d। तो एपी के किसी भी टर्म को यानी nth टर्म को किसी भी टर्म को निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए लिखना है प्लस जिस नंबर का टर्म होगा उसमें से एक कम डी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म था, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर दिए। फिर ये जो a2 था, a2 2 नंबर पे आ रहा है टर्म, तो 2 में से एक कम डी यानी कि 1d। अब ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड वाला टर्म है, तो थर्ड में से एक कम यानी कि 2d। ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो उसमें से एक कम यानी कि 3d। तो किसी तरह से आप किसी भी एपी के कोई सा भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला के मदद से। ये फॉर्मूला की मदद से आप फाइंड कर सकते हो। इसे ही हम कहते हैं nth टर्म का जनरल फॉर्म। nth टर्म का जनरल फॉर्म यानी किसी भी टर्म को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए और अगर हमें कुछ समझना होगा इसके अलावा तो ये भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एपी रहता, इस तरह से, तो इस केस में आप देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ए या ए वन, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, ये हो गया ए सिंपल, ये हो गया सेकेंड टर्म था तो ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2d, ये हो जाएगा ए प्लस 3d। तो आपको इसमें कभी कभी क्या कर लेता है कि पूछ देगा a6 का वैल्यू बताइए, यानी कि n का वैल्यू 6, यानी इस एपी में 6th पोजीशन पे आने वाला कौन सा टर्म है। जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में कौन आएगा। तो आप अगर देखो पैटर्न समझ गए हो, आप यहाँ पे 15 के बाद कर दोगे 18, क्योंकि ये एपी में 3 का डिफरेंस था। तो 3 का डिफरेंस अगर आप जोड़ते जाओगे तो 18 तो आ जाएगा यहाँ पर। हम इसे फॉर्मूला की मदद से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, देखो आप यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का जगह आपको वैल्यू बैठा लेना है यहाँ पे जो है 3। 6th पोजीशन का टर्म पूछा है तो n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा 3 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 5 इंटू 3 यानी कि 18 आता है। यहां से भी आंसर 18 आ जाएगा। तो आई होप आपको एपी का जनरल टर्म समझ में आ गया होगा। ये उसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। बस कंडीशंस ये है कि आपको उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एपी आपके सामने है और इस एपी का 12 टर्म, 24 टर्म और nth टर्म फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा था nth टर्म या कोई सा भी टर्म एपी का फाइंड करने के लिए आपको दो चीज मालूम होनी चाहिए, जो है पहला कॉमन डिफरेंस और दूसरा फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले इस एपी का हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म आपको एपी में दिख जाएगा आगे में, यानी कि ये 5 हो गया। और कॉमन डिफरेंस होता है पीछे वाले टर्म्स और पहले वाले टर्म्स का डिफरेंस। जैसे मैं बता देता हूँ, 11 में से आपको 5 माइनस कर लेना है, यानी कि अगर फॉर्मूला के हिसाब से आप देखोगे तो a2 में से a1 माइनस कर लेना है।
हर आगे वाले टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर दोगे तो आपको डी मिल जाएगा। तो डी हमारा यहाँ पे है 6। इस एपी में थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम हो गया है, क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, एपी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5 हमने ले लिया, 9 ले लिया, 13 ले लिया, 17, 21 और इस तरह से एपी बढ़ रहा है। देखिए एपी में आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है थ्रू आउट द एपी। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे 11 अगर आप देखोगे तो इसके बीच का जो डिफरेंस था, इसके बीच का डिफरेंस 6 आ रहा था और यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ 2 का था और इस तरह से डिफरेंस यहाँ 4 का था, तो डिफरेंस गलत आ रहा था। तो इससे हमें पता चल गया था कि ये एपी नहीं है। तो सिमिलरली आपको ये बात का ध्यान रखना है, हर अगले वाले टर्म और उससे पहले का टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। एपी में हमने बना दिया इसे, अब हम इसका ए लिख लेते हैं 5 एंड डी अब हमारा आगे देखिए 9 में से 5 माइनस कर लीजिए, 9 में से 5 माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 4। आप चेक भी कर सकते हो, अब 13 में से भी 9 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 17 में से 13 माइनस करोगे तो भी 4 ही आएगा। अब आपको पूछा है यहाँ पे ए 12th निकालने के लिए, इसके बाद पूछा है आपसे ए 24th निकालने के लिए और फिर ए एन निकाल के देना है। ए 12 का क्या मतलब होता है? ए 12 का मतलब है इस एपी के अंदर आने में 12th वाला टर्म को फाइंड करना। ए 24 का मतलब क्या होता है कि इस एपी में 24th नंबर पे जो टर्म आ रहा है उसका वैल्यू फाइंड करना। और इसी तरह से ए एन का मतलब होता है इस एपी में कोई सा भी एन पोजीशन पे आने वाला टर्म को फाइंड करना। चलिए देखते हैं, लगाएंगे इसमें हम वो फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि जो टर्म आपको गिवन है यहाँ पे, यहाँ से आपको टर्म पता चल जाएगा, उसमें से एक टर्म डी होना चाहिए, यानी कि a प्लस यहाँ पे 12 के जगह एन की जगह 12 पुट करेंगे और डी के जगह जो वैल्यूज है आप देखिए a प्लस मैं यहाँ a का वैल्यू पुट करता हूँ 5 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आपका हो गया 44 प्लस 5 यानी 49। इसका मतलब है इस एपी में 12 टर्म में जो नंबर आ रहा होगा वो होगा 49। सिमिलरली A24 निकालने के लिए देखिए A24 निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, एक कम डी यानी कि 24th नंबर पे आया तो आप इसको क्या लिखेंगे a प्लस 23d, a प्लस 23d। अब देखिए a का वैल्यू हम पुट करेंगे वापस 5, 23 मल्टीप्लाइड बाई डी का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ 4। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है आपका 92, 92 प्लस 5 आ जाता है 97। इसी तरह से आप किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो उसके जनरल टर्म या एनएट टर्म के फॉर्मूला की मदद से। इसमें हमें एक और चीज फाइंड आउट करने बोला था, वो था ए एन। तो ए एन अब हम इसे निकाल के देंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। इसमें इस बार हमें एन पता नहीं है तो एन को आपको एज इट इज लीव कर देना है, बाकी आप ए एंड डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करने से आपको ये मिलेगा 4n माइनस प्लस वन। देखिए तो ये हो गया 4n प्लस वन इस एपी के किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला, किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे जो आपका n आया है, अब आप देखिए n यहाँ पे आप पुट करेंगे कोई सा भी नंबर तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे हमने जो ये 12 निकाला था, 12 टर्म 49 इसका वैल्यू आया था, तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 12 पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा 49। अगर आप देखें यहाँ पे 4 इंटू एन का वैल्यू 12 हमने बैठाया था तो ये हो गया 48 प्लस वन यानी कि 49। तो आपका जो ए एन फॉर्मूला होता है एपी का, वो हमें किसी भी टर्म को निकालने के बारे में जानकारी दे देता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बनाना है, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इस एपी के बारे में हमें सिक्स टर्म को फाइंड करना है, लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं, ये एपी के एंड से फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूला को समझ जाते हैं। किसी भी एपी के nth टर्म को एंड से निकालने का क्या तरीका है, यानी आपको nth टर्म तो निकालना है, लेकिन एपी के स्टार्ट से नहीं, एपी के एंड से। तो देखिए कई कई सारे बुक्स में यहाँ पे एल लास्ट टर्म के फॉर्मूला से यूज करता है, या फिर हम इसे एक और तरह से लिख सकते हैं। आप देखिए समझिएगा, अगर हम लास्ट टर्म से सॉरी एंड से अगर हम कोई सा भी टर्म निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपने ये फॉर्मूला तो पहले ही से पढ़ रखा है, ए एन का, अभी जस्ट a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, लास्ट वाले जो टर्म होगा आपको उसको आपको a मानना होगा, और आपका जो d आ रहा था उसका नेगेटिव वैल्यू आपको यहां पुट करना है। यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू को a की जगह रख लेना है, और AP का जो d आ रहा था उसका अपोजिट वैल्यू। अगर AP का d आपका 3 आ रहा था तो आपको d यहां -3 पुट करना है, और अगर AP का कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा था तो आपको +2 पुट कर लेना है, साइन को अपोजिट कर लेना है। या फिर आप इस फॉर्मूला की मदद से लिख सकते हो, कई सारे बुक्स में ये फॉर्मूला गिवन होता है जो क्या कह रहा है, L -1 - 1 इंटू डी, जिसमें आपका L लास्ट टर्म का काम करेगा और D नॉर्मल जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसका काम कर रहा है। चलिए देखते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इसमें हमें सिक्स टर्म पूछा है एंड से, तो सिक्स टर्म एंड से निकालने का क्या तरीका होगा। A6 हम लोग लिखेंगे, A6 लिखेंगे लेकिन एंड से, फ्रॉम एंड। पीछे से छठा नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो देखिए मैंने अभी आपको एक बात बताया था कि जो लास्ट टर्म होगा वहां पे उसको आपको a की जगह रख लेना है। अगर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, आपका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपका लास्ट टर्म जो होगा वो a हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a हमारा -40 हो जाएगा। आपका पूछा सिक्स टर्म, तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो आपका AP है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो D आता है वो कैसे आता है, A2 में से A1 हम लोग माइनस करते हैं, यानी कि पहले वाले टर्म्स पे से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इस केस में 14 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलता है वैल्यू -3। लेकिन हम इस D को यूज नहीं करना है, मैंने कहा था नेगेटिव वैल्यू यूज कीजिएगा D का, यानी कि D की जगह यहाँ पे +3 यूज कर लेना है आपको। अब आप देखो यहाँ पे हो गया 6 - 1 5 इंटू 3 -40 + 15, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा -25। यानी इस एपी में पीछे से अगर काउंट करना चाहे तो पीछे से 6 नंबर पे आपका -25 आएगा। आप इसको एल वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, आपका आंसर वही रहेगा। आइए देखते हैं उस फॉर्मूला का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एल आपका क्लियरली रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, तो लास्ट टर्म आपको दिख रहा है -40 आप पुट करेंगे, ये देखिए एन का वैल्यू 6 - 1, और डी आपको प्लस वाला मतलब डी आपको एक्चुअल वाला ही पुट करना है, यानी डी का वैल्यू -3। आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, -40 + 15। सॉल्यूशन करने के बाद आपको -25 ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि दिए गए एपी में कौन से पोजीशन में आपका 124 आएगा। विच टर्म ऑफ द एपी इज 124। आपको टर्म बताना है, यानी आपको एन की वैल्यू बताना है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में विच टर्म बोले तो आपको एन फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे हमें एन फाइंड करना है,
तो आप सबसे पहले जो गिवेंस है यानी कि ए एंड आपका डी लिख लेंगे। इस केस में ए 4 हो जाएगा और डी कैसे आएगा, 9 में से 4 माइनस करने से, 9 में से 4 माइनस करने से डी का वैल्यू मिल गया आपको 5। अब इस एपी में किसी पोजीशन में कोई एन नंबर का पोजीशन में हमें मिलने वाला है 124। तो इसके ए एन में हमें मिलेगा 124, यानी ए एन का वैल्यू पता चल गया हमें 124। हम यहाँ जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ए और डी का वैल्यू पुट कर लेना है और एन को एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4 को उस साइड भेजोगे, यानी कि n माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया आपका 120। अब आप 5 को भेजोगे उस साइड, n माइनस 1 का वैल्यू मिल गया अपॉन 5। इसको अगर आप काट लेते हो तो ये हो जाता है 24। n का वैल्यू सॉल्व करने से आ जाता है 25। n का वैल्यू 25 हमें क्या बता रहा है कि इस एपी में जो 25th नंबर का जो टर्म होगा वो होगा 124, यानी कि 825 नंबर पे जो वैल्यू आएगा वो होगा 124। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप इस क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपका सही आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फाइंड द एपी whose third term is 16, 17th term exceeds its 5th term by 12। तो हमें यहाँ दो इंफॉर्मेशन दे रखा है और एपी पूछा है। अब आपको एपी निकालने के लिए दो चीज पता होना चाहिए, वो है उसका फर्स्ट टर्म यानी ए और कॉमन डिफरेंस यानी डी। देखिए यहाँ पे आपको थर्ड टर्म का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, थर्ड टर्म यानी a3 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 16। इस वैल्यू से हम एक इक्वेशन निकालेंगे। अब आपको पता होगा कि ए थर्ड को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 2d, यानी एपी में कोई सा भी टर्म लिखने के लिए आपको उसमें से एक डी कम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 3 का लिखने के लिए हमें a प्लस 2d लिखना है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का काम करेगा। सेकेंड क्वेश्चन में आगे बोल रहा है जो 17 टर्म है, जो 17th टर्म है यानी a17 जो है एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है। किससे ज्यादा है, फिफ्थ टर्म से ज्यादा है। फिफ्थ टर्म से a17 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 12th ज्यादा है, 12th। तो यानी आप जब फिफ्थ वाले टर्म में 12 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा a17। तो यहाँ हम फिफ्थ वाले टर्म में 12 को ऐड कर देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा a17 के। a17 का फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे, a17 का फॉर्मूला लगाओगे a प्लस एक कम डी यानी 16d, और यहाँ पे आप लगाओगे a5 का फॉर्मूला a प्लस एक कम यानी कि 4d, a प्लस 4d, और यहाँ पे प्लस 12 चल रहा है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको a से a कैंसिल कर देना है। यहाँ बच जाएगा 16d, ये 4d इधर आ जाएगा और इधर बच जाएगा 12। सॉल्व करने से आगे मिलेगा आपको 12d इज इक्वल टू 12। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा d का वैल्यू 1। अब आपको d का वैल्यू पता चल गया। इस d का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ से a का वैल्यू भी पता चल जाएगा। ये देखिए, यानी a हम ऐसे ही छोड़ दिए, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। a का वैल्यू फर्दर सॉल्व करने से हमें मिल गया 14। हमारा a फाइंड आउट हो गया, हमारा d फाइंड आउट हो गया। अब हमें AP बनाना है। तो AP बनाना बहुत आसान है। AP बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म लिखना है a, सेकेंड टर्म आपको लिखना है a प्लस डी, यानी एक कम a प्लस डी, और इस तरह से a प्लस 2d, और इस तरह से AP आगे कंटिन्यू होगा। तो आपको a का वैल्यू ये देखिए 14 रहा है, यहाँ पे एक 1 करेंगे तो ये हो गया 15, फिर एक 16, और इस तरह से 17 एक एक AP ये बढ़ रहा है। आपका AP यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी आता है तो आप उस समय वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इन अ सर्टेन एपी, यानी किसी दिए गए एपी में जो 32nd टर्म है यानी 32 टर्म है वो ट्वाइस है, दोगुना है उसके 12th टर्म से। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। एपी का फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। इस चीज को लेट करके देखिए फर्स्ट टर्म को ए मान लिया मैंने और इस तरह से कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, तो ये ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरह से बढ़ेगा आगे एपी। इसमें क्या बोल रखा है कि जो 32nd टर्म है यानी कि ए 32 है, ट्वाइस ट्वाइस मतलब डबल वैल्यू रखता है ए 12 के, यानी कि डबल वैल्यू रखता है ए 12 का। ये आपको यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन देगा। A32 का आपको फॉर्मूला लिखना है a प्लस एक कम डी, 32 में से एक माइनस वन करोगे 31d, और यहाँ पे A12 का फॉर्मूला लगाओगे a प्लस 11d, एक कम यहाँ पे भी। ये आपको गिवन है, इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है। देखिए आगे यहाँ पे a प्लस 31d, यहाँ पे हो गया आपका 2a प्लस 22d। ए को ए के साइड ले जाओ, डी को डी के साइड ले जाओ, फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये मिलेगा 31d माइनस 22d इज इक्वल टू 2a माइनस ए का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ से 9d। ए का वैल्यू यहाँ पे आपको दिख गया, ए का वैल्यू कितना है 9d के बराबर। आगे हमें क्या बोला है, प्रूफ करके दिखाना है कि A70 का जो वैल्यू है वो A31 के वैल्यू से ट्वाइस है यानी दोगुना है। तो देखिए आप सबसे पहले A70 का वैल्यू निकालें यहाँ से। तो A70 हम कैसे लिखेंगे, जो भी टर्म होता है उससे एक कम डी, यानी कि A70 को लिखने के लिए A प्लस एक कम डी यानी 69d। अब आपको ए का वैल्यू यहाँ पे पता है, ए का वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ से 9d, और ये प्लस था 69d, ये आपका आ जाएगा 78d। A70 आपका फाइंड आउट हो चुका है। अब आपको लिखना है A31, A31 को यहाँ सॉल्व कीजिए। A31 कैसे लिखाएगा आपको पता है, अभी मैंने बताया कि एक कम यानी A प्लस 30d। ए का वैल्यू आप पुट करोगे ये जो आपने यहाँ पे पहले से निकाला था 9d प्लस 30d, तो यहाँ मिल रहा है आपको 39d। अगर आप ध्यान से देखोगे तो A31 का वैल्यू आया 39d और A70 का वैल्यू आया 78d। तो ये जो आपका A31 वाला टर्म है A70 वाले टर्म के जस्ट डबल है, ये इसका डबल वैल्यू रखता है। ये प्रूफ हो गया। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको A70 ऊपर रख देना है, A31 नीचे रख देना है, दोनों का रेशियो ले लीजिए 78/39d, डी से डी को कैंसिल कर दीजिए और ये वैल्यू आपका आएगा यहाँ पे 2। इसको आप इधर भेजोगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा 2 इंटू A31। ये देखिए आपको ये प्रूफ करना था कि A70 का वैल्यू जो है वो A31 के डबल के बराबर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको साथ में अगर नोट कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स एग्जाम में हो सके बिल्कुल ये पूछते हैं। इस एपी के अंदर आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एपी घट रहा है यानी ये एपी डिक्रीज हो रहा है, इसका डी का वैल्यू नेगेटिव है, डी का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस टर्म में कहीं भी इस एपी में कोई ऐसा टर्म होगा जहां पे नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो गया होगा। तो अब आपको ढूंढ के बताना है कि वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, कौन सा टर्म है जहां से नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो हम मान लेते हैं कहीं n पोजीशन में जाके, कोई सा भी पोजीशन में जाके इस एपी में कहीं पे जाके हमें फर्स्ट नेगेटिव तैयार होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना है, या मैं कहूँ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है
कि जो यहाँ पे जो टर्म होगा, यहाँ वाला जो टर्म होगा, जो फर्स्ट नेगेटिव होगा, यानी कि जो an का वैल्यू होगा वो 0 से लेस देन हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव है। नेगेटिव है यानी कि वो 0 से कम वैल्यू रखता होगा। तो यहाँ वाला जो टर्म होगा उसका वैल्यू आपको ले लेना है 0 से लेस। अब आपको यहाँ an का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। a का वैल्यू और d का वैल्यू आप पुट करोगे। a का वैल्यू आपको दिख रहा है 150 प्लस n को आपको एज इट इज छोड़ना है, और d का वैल्यू यहाँ पे वो दिख रहा है -3। -3 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ a2 में से a1 माइनस होता है। अब देखिए आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा -3n, ये हो जाएगा +3, लेस देन 0 चल रहा है। ये 153 हो गया, -3n लेस देन 0। आप 3n को उस साइड भेजोगे तो ये ऐसा आएगा, लेस देन 3n। n निकालने के लिए अब आपको 3 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, यानी 153/3 लेस देन n। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर कुछ पॉइंट्स में आएगा, हम काट के देखेंगे तो ये हमें मिलता है 51, यानी कि n का वैल्यू जो बोल रहा है वो 51 से ज़्यादा है। n का वैल्यू 51 से ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपका n का वैल्यू आ रहा होगा, भले वो होल नंबर हो या फिर वो फ्रैक्शन हो, आपको उससे एक वैल्यू बढ़ा के लेना है, यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 52। इसका क्या मतलब हुआ, इस एपी के अंदर जो 52 पोजीशन पे जो टर्म आएगा, 52nd पोजीशन पे, यानी A52 वो पहला टर्म होगा जहां से नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो गया रहेगा। नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो गया रहेगा यानी आंसर आपका 52 हो गया। हम लिखेंगे टर्म 52nd टर्म जो होगा इस एपी का विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कीजिए और फिर से इस पर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अगर आपको कोई एपी में दिए गए टर्म्स को सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन में पहले से टर्म्स आपको मालूम नहीं है, टर्म्स को आपको लेट करना है, तो लेट करने का कुछ प्रोसेस है, कुछ तरीका है, उसको सीखते हैं। अगर एपी में आपके 3 टर्म्स के बारे में बात किया है, यानी किसी भी एपी के 3 टर्म्स को आपको लेट करना है, तो वो लेट आप किस तरह से करेंगे। पहला टर्म को आप मानेंगे a माइनस डी, फर्स्ट टर्म को आप मानेंगे a माइनस डी, मिडिल वाले टर्म को मानेंगे आप a, और लास्ट वाले टर्म को मानेंगे a माइनस डी। यहां पर कॉमन डिफरेंस d का चल रहा है, ये देखिए इसके बीच में d का अंतर है, इसके बीच में d का अंतर है। अगर 4 टर्म्स आपको लेट करना हो किसी एपी में, तब आप क्या करोगे, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी, यानी यहाँ 2d का कॉमन डिफरेंस लेके चलना है। सारे टर्म्स में 2d का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर आप थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से समझोगे, जब आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को लेट करना होगा तो आप बीच वाले टर्म को a मानोगे, बीच वाले टर्म को a मानोगे और कॉमन डिफरेंस d रखोगे। तो यानी यहां से d प्लस होगा तो a प्लस डी आएगा, और इससे पीछे जाएगा तो a माइनस डी आएगा। ये ऑड नंबर में, जैसे 3 टर्म्स को लेट करना था तो 3 एक ऑड नंबर है, तो बीच वाले टर्म को आपको a मानना है और कॉमन डिफरेंस d का चलाना है। तो इसके आगे का टर्म आपको आ जाएगा a प्लस डी और इसके पीछे का टर्म आ जाएगा a माइनस डी। अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8 इस टर्म्स को लेट करना होगा, तो आप क्या करोगे, जो बीच वाले टर्म्स होते हैं, यहाँ पे बीच वाले टर्म्स को a माइनस डी और a प्लस डी चलाना है। बीच वाले टर्म्स पहले लिखेंगे a माइनस डी और a प्लस डी। इसके दोनों साइड वाले टर्म्स को आप फाइंड कर सकते हो 2d का कॉमन डिफरेंस लेके। जैसे इसमें 2d हमने ऐड किया तो आ गया a प्लस थ्री डी, इसमें हमने 2d यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो इधर आ जाएगा a माइनस थ्री डी। अब देखिए फिफ्थ टर्म, फिर जो कि एक ऑड नंबर है,
इसमें मैंने बताया था आपको मिडिल टर्म को a मान लेना है और d का कॉमन डिफरेंस चलाना है। तो सबसे पहले हमने a लिख लिया और उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस d का चलाना है। तो इधर a प्लस डी, फिर ये d का देखें, d का कॉमन डिफरेंस आ गया, पीछे से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ d का कॉमन डिफरेंस से a माइनस डी मिलेगा और यहाँ a माइनस 2d मिलेगा। तो जब भी तीन टर्म सेलेक्ट करना होगा तो आप टर्म्स इस तरह से मानोगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर चार टर्म सेलेक्ट करना होगा तो आप मानोगे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी। इस तरह से 5 या किसी भी टर्म्स को आप मान सकते हो, वो 5 हो, 6 हो, 7 हो या कुछ हो। तो इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है तीन टर्म्स जो एपी में है उसका सम 12 है और उनके क्यूब्स का सम 288 है। तो आपको फाइंड करना है वो तीन नंबर्स कौन है। तो अभी आपने जैसे डिस्कस किया कि अगर तीन नंबर्स एपी में हो तो उसको आप लेट करेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स को हम लोग लेट कर लेते हैं। पहला a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। अब इन तीनों का सम दे रखा है 12, तो आप तीनों को सम कर दीजिए। यहाँ पे a माइनस डी, ए और a प्लस डी का वैल्यू 12। यहाँ d से आपको d को कैंसिल कर देना है और ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। 3a का वैल्यू हो गया 12, तो a का वैल्यू हो जाता है यहाँ से 4। अब सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, यानी कि सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, उनके क्यूब्स का सम है 288। तो इसे हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, a माइनस डी का क्यूब, a का क्यूब और a प्लस डी का क्यूब, इसका वैल्यू दिया हुआ है 288। अब आपने जो 4 निकाला था आप उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए ये हो गया 4 माइनस डी का क्यूब, 4 का क्यूब और 4 प्लस डी का क्यूब, जिसका वैल्यू आपको मिल रहा है 288। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब में आपको इसको तोड़ देना है। देखिए ये हो गया 4 का क्यूब माइनस डी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ये a माइनस बी, ये 4 का क्यूब और उसी तरह से ये a प्लस बी का होल क्यूब में, यानी 4 का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू 288। यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको दिख रहा है d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो जाएगा, d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच रहा है कुछ इस तरह से 4 का क्यूब, यहाँ से भी 4 का क्यूब और आगे से भी 4 का क्यूब। ये बच जाएगा आपका 12b 4 माइनस b। यहाँ से बचेगा आपका 12b 4 प्लस b इज इक्वल टू 288। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और हम d का वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह था, 4 का क्यूब 3 बार है। चलिए 4 का क्यूब 3 बार ले लेते हैं। 4 का क्यूब 3 बार ले लिया, 4 का क्यूब। उसके बाद था माइनस 12b और 4 माइनस डी और था प्लस 12d 4 प्लस डी, इसका वैल्यू था 288। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा। यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा 64, ये 64, ये भी 64 और ये भी 64। यहाँ से ये चल जाएगा 48d और ये हो जाएगा प्लस 12d स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा प्लस 48d और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा प्लस 12d स्क्वायर। आगे हमें लिखना है 288। तो ये तीनों को आपको ऐड कर लेना है यहाँ पे, 4 4 16, 4 4 8 और 4 आपका ये हो गया 12, हाथ में रहा 1,
18 और ये 192 हो गया। 48 का डी से 48 का डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24d² इज इक्वल टू बचेगा 288। अब यहाँ से अगर आप कॉमन ले लीजिएगा इसको, या फिर 192 को उस साइड में आपको भेज देना है। देखिए 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 192। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस करने से आपका आ जाएगा, ये 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया और 96, यस 96। यहाँ से 20 डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 96/24, यानी ये 4 बार में कट जाएगा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा √4, यानी कि ±4। आपका ए का वैल्यू आ गया, आपका डी का वैल्यू आ गया, तो आपको नंबर्स निकालने थे। तो देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका ±2, 4 का √2। अब आपको जो नंबर्स मानने थे, आपने वो माना था a - d, a और a + d। तो हमें a और d दोनों का वैल्यू पता चल गया है। a का वैल्यू भी 4 आया था और d का वैल्यू भी 4 आया था, तो हम यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं। ये देखिए 4 - 4, यहाँ 4, यहाँ पे हमारा d का वैल्यू 2 आया था, तो हमें 2 लेना है यहाँ पे। तो ये 4 - 2, यहाँ पे 4 और यहाँ 4 + 2, तो ये 2, 4 और 6, यानी वो AP के जो 3 नंबर थे वो थे 2, 4 और 6। अगर आप D का वैल्यू -2 भी रखेंगे तो आंसर तो आपका यही 3 नंबर आएगा, लेकिन ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा 6, 4 और 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये समझ नहीं आया है तो वीडियो को एक बार बैक कीजिए और फिर से इस क्वेश्चन को समझिए साथ में, क्योंकि ये 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका पूछने का चांसेस बनता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे जब 4 टर्म्स AP के लेट करने वाले होते हैं तो उसका क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ बोला है 56 जो आपका नंबर है उसको आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। वो इस तरह से होंगे कि वो AP में आने चाहिए, और रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इज 5:6। यानी कि आपके जो सबसे साइड वाले नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करने पे, उनका मल्टीप्लाई करना, और जो बीच वाले नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करने का जो रेशियो है वो 5/6 आना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए, इस क्वेश्चन में आपको जो 4 नंबर्स मानने हैं वो AP में होने चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि जब 4 नंबर्स AP में लेट करने होते हैं तो वो इस तरह से लेट होते हैं। पहला a - 3d होता है, उसके बाद a - d होता है, फिर a + d होता है और a + 3d होता है। तो नंबर्स तो हमारे लेट हो गए। अब आपको यहाँ समझना है कि ये 56 को तोड़ के आए थे, यानी कि 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था ये 4 नंबर्स में। तो इसका मतलब है अगर इन सारे नंबर्स को सम कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 56 आएगा। देखिए इन सभी नंबर्स को अगर हम सम अप कर देते हैं तो इसका वैल्यू 56 मिलेगा। यहां पर आप देखोगे तो D ने D को कैंसिल कर दिया, 3D ने 3D को कैंसिल कर दिया। ने 3D को कैंसिल कर लिया, D ने D से कैंसिल कर लिया। यहाँ पे आपका 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4A का वैल्यू जो 56 के बराबर आएगा। तो A का वैल्यू निकालने के लिए 56/4 आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको कट करते हो तो ये कितना हो जाता है आपका 2 बार में चल जाएगा और ये चल जाएगा 28 बार में। तो ये कट के A का वैल्यू आ जाता है आपका 14। तो पहला पार्ट में आपने A निकाल लिया। अब सेकेंड जो पार्ट था क्वेश्चन का उसके मदद से आपको D निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में क्या रखा है कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, जितने एक्सट्रीम वाले यानी सबसे साइड वाले जो नंबर है, यानी कि a + 3d और a - 3d, इन दोनों को इंटू करना है सबसे पहले आपको। उसके बाद बीच वाले जो नंबर थे यानी मीन्स a + d और a - d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों का रेशियो 5/6 के बराबर है।
तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यानी आपको सबसे पहले a माइनस थ्री डी और एक बार a प्लस थ्री डी को मल्टीप्लाई कर लेना है, अपॉन में आपको रखना है एक बार a माइनस डी और एक बार a प्लस डी। इसका वैल्यू है आपका 5/6। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, a का वैल्यू पुट करते हुए और d का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा ये। अगर हम इसे चाहेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाले स्टेप में भी ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, इसका वैल्यू 5/6 के बराबर है। अब आपने a का वैल्यू पहले ही फाइंड आउट करके रखा है, तो a का वैल्यू यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 14 का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से d का वैल्यू यहाँ से आएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हमारा हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, नीचे 14 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका वैल्यू 5/6 के इक्वल है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना है। 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6 चला जाएगा और यहाँ पे ये वाला 196 माइनस डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई चल जाएगा 5। ठीक है, डी स्क्वायर को डी स्क्वायर के साइड लाएंगे, नंबर को नंबर के साइड ले जाएंगे। ये देखिए 6 इंटू 196 करेंगे यहाँ पे, तब तक 9 6 जा 54 डी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5 इंटू 196 हो गया माइनस 5 डी स्क्वायर हो गया। देखिए डी स्क्वायर को डी स्क्वायर की साइड ले जाओ, नंबर के साइड ले आओ। आप 6 इंटू 196 माइनस 5 इंटू 196 रहने दो, इस 54 को उधर ले जाओ, 54 डी स्क्वायर माइनस 5 डी स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हो 196 कॉमन कर लोगे, 196 कॉमन हो गया आपका, यहाँ 6 माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 49 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 करोगे तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो ये 196 ही बचेगा। यहाँ पे आपका 49 आ जाएगा, तो डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 196/49। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसको काट लोगे आप इसको 4 का टेबल से काटोगे तो 49 बन गया 49, 49 4 जा 196, तो 4 आ गया डी स्क्वायर का वैल्यू। इसका मतलब डी का वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस या -2। अब आपको डी एंड ए दोनों पता है, तो जब डी एंड ए दोनों पता है तो आपने जो आपने जो 4 नंबर्स एपी के लेट किए थे आप वो उसे आराम से निकाल सकते हो। यानी कि देखिए आपने नंबर्स लेट किया था a माइनस 3d था, फिर a माइनस d था, फिर a प्लस d था और एक a प्लस 3d था। तो a का वैल्यू हमें पता था 14 माइनस 3 इंटू, अब देखिए ये b का दो वैल्यू प्लस एंड माइनस, इन दोनों में से आप कुछ भी पुट करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, बस नंबर्स का ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा। देखिए अगर हम +2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो ये ऐसा, ये हो गया 14 माइनस 6 हो जाएगा आपका 8, यहाँ से 14 माइनस 2 ये वैल्यू हो जाएगा 12, यहाँ से 14 प्लस 2 ये वैल्यू हो जाएगा आपका 16 और यहाँ पे 14 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा आपका 20। तो देखिए ये जो 4 नंबर्स आए ये एपी में आए, कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो 4 नंबर्स आपको तोड़ने थे, आपने उन 4 नंबर्स को तोड़ दिया 8, 12, 16 और 20। अब जैसा कि मैंने कहा था अगर आप यहाँ माइनस वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये ऑर्डर अपोजिट आएगा, यानी कि अपना यहाँ वाला नंबर आपका 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये नंबर ऐसा हो जाएगा 20 फिर 16 फिर 12 और फिर 8। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी आंसर दे सकते हो, दोनों ही करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि आपसे ऑर्डर यहाँ नहीं पूछा था, आपसे बस ये पूछा था कि उन 56 को आप कौन से 4 नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए जहाँ पे आपको एपी के टर्म्स को सेलेक्ट करना होता है। पहला क्वेश्चन हमने किया जहाँ पे हमने एपी के 3 टर्म्स को सेलेक्ट किया था, और सेकंड अभी ये क्वेश्चन किया हमने जहाँ पे हमने एपी के 4 टर्म्स को सेलेक्ट किया।
तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन का चांसेस जरूर है, आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी एक एपी के स्टार्टिंग से लेके, यानी कि ए से लेके, फर्स्ट टर्म से लेके किसी भी एन नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम कितना होगा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस विथ बेस एन से, और ये फॉर्मूला में ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा, ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ प्लस का वैल्यू नहीं होगा, मल्टीप्लाई का वैल्यू होगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, n/2। n क्या होगा, जिस टर्म तक का आपको सम निकालना है वो आपका n हो जाएगा। जैसे किसी एपी में फर्स्ट टर्म से लेके 100 टर्म का सम निकालना है, तो n का वैल्यू आप वहाँ 100 पुट करोगे। a आपका फर्स्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है। इसी फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका होता है, आइए देखते हैं कैसे। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2a दिख रहा है, आप इसको a प्लस ए में ब्रेक कर लोगे, बाकी का एज इट इज आप उतारोगे। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा और आपने लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, तो यहाँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए विद बेस n। Sn का आपके सामने दो फॉर्मूला आया, एक d के टर्म्स में और एक आपका a और nth टर्म्स के टर्म्स में। कई सारे बुक्स में इसी फॉर्मूला को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, n/2 इज n/2 a प्लस l। यहाँ पे l रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को, यानी उस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म से लेके जो टर्म तक या जिस टर्म तक सम निकालने बोल रहा है उसको हम l मान लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से। यहां हमारे सामने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है और उसमें आपको पहले 10 टर्म का सम निकालना है। इसका मतलब ए से लेके, यानी फर्स्ट टर्म से लेके 8-10 तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन एपी के अंदर ए गिवन है, ए हो गया आपका 50। और आप डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है a2 माइनस a1, यानी कि a2 माइनस a1। ये हो गया 46 माइनस 50, वैल्यू मिल गया -4। आपको टर्म्स 10 टर्म तक का सम निकालना है, यानी n का वैल्यू यहाँ पे आपको रखना है 10। अब देखिए Sn का फॉर्मूला यूज करोगे, तो Sn का फॉर्मूला होता है 2a ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू आपको 2 रख लेना है, a का वैल्यू आपको यहाँ से पता है 50, तो 2 इंटू 50। n का वैल्यू आपको यहाँ पे 10 रखना है, यहाँ पे देखिए 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी का वैल्यू रखना है आपको -4। अब सिंप्लीफाई करना है, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा तुम आपका 9 माइनस 4 36 वैल्यू। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करके मैं आंसर कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 64। तो 5 टाइम्स 64 आपको पढ़ देना है, 5 4 जो 20, हाथ में रहा 2 और हो गया ये 320। यानी इसका मतलब इस एपी में फर्स्ट टर्म यानी 50 से लेके जो 8-10 तक का टर्म है उसका सम करने से आएगा 320। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। इस एपी में nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है और आपसे पूछा है कि पहले 25 टर्म्स का सम कितना आएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई 2012 एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा।
तो सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है। गिवन में आपको ए एन का फॉर्मूला दिया हुआ है 7 - 3। आपको एपी नहीं दिया है, लेकिन एनेट टर्म का यानी जनरल टर्म का फॉर्मूला दे रखा है। तो जनरल टर्म का मीनिंग क्या होता है? आप n का वैल्यू पुट करके कोई सा भी टर्म्स निकाल सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, और इसी तरह से n का वैल्यू जैसे जैसे पुट करते रहोगे एपी के टर्म्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 7 - 3 ये हो गया 4, और n का वैल्यू अगर आप पुट करोगे 2 तो यहाँ पे आपको 7 - 6 हो जाएगा 1। A1 मिल गया आपको, A2 मिल गया। अब आपको करना है D फाइंड आउट। तो D का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, ये होता है A2 - A1, यानी 1 में से 4 माइनस करेंगे तो ये -3। अब देखिए, हमें A पता चल गया, हमें D पता चल गया, हमें N भी पता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से लेके 25 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यानी N का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा 25। अब Sn का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, Sn का हम यहाँ S25 लिख देंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेके 25 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो n/2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, n का वैल्यू 25 रखेंगे, 25/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, एक कम यानी कि 25 - 1 24 मल्टीप्लाइड बाई डी का वैल्यू आपका है -3। इसको आप काट लोगे यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद, ये वैल्यू मिल जाएगा आपका 8, और यहाँ से मिल जाएगा -4×3 = 12, और ये 72 हो गया। 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 72 में से 8 आप माइनस करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका 64, माइनस -64। 2 से 64 को आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 25 - 32। अब 25 में से 32 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू करस्पॉन्ड कर जाएगा आपके 800 के बराबर माइनस में। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन एपी बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने जाना कि अगर n नंबर टर्म का सम निकालना है तो कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन में आपको सम दे रखा है, सम 0 है, और पूछा है कितने सारे टर्म्स लेने पड़ेंगे, स्टार्टिंग से लेके कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे ताकि इनका सम 0 आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, जो हमारा गिवन होना चाहिए। इस एपी में ए का वैल्यू है 65, और डी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे A2 में से A1 को घटा के, यानी 60 में से 65 को माइनस करके, ये मिलेगा आपको -5 का वैल्यू। अब आपको पूछ रखा है कि n का वैल्यू कितना आएगा ताकि s का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक पहुंचे ताकि उन सभी का सम 0 हो जाए। तो Sn का वैल्यू हम 0 पुट करके यहाँ इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे a का और d का। तो d का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है -5, इसको फर्दर कर लेना है सिंप्लीफाई, तो ये n/2 एज इट इज उतरेगा, ये 130 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे आ जाएगा -5n प्लस 5 प्लस 5 -5n प्लस 5 इज इक्वल टू 0 चल रहा है।
इस 2 को आप उस साइड भेज सकते हो 0 की साइड, ये भी 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 135 माइनस 5n इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेगा, देखिए यहाँ से दो टर्म्स तैयार हो रहे हैं, एक n है आपका, ये n है, इसका वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे और सेकेंड टाइम में 135 माइनस 5n का वैल्यू 0 के साथ आप इक्वेट करोगे। यहाँ दो पार्ट्स था, तो आपने एक बार n का वैल्यू 0 के साथ इक्वेट किया, दूसरी बार 135 माइनस 5n का वैल्यू 0 के साथ इक्वेट किया। तो यहाँ से तो n का वैल्यू आपको 0 दिख रहा है और यहाँ से n का वैल्यू आपका आ जाएगा 135, n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 135/5। काट लोगे आप इसको तो n का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 27, 27 यस 27, यानी कि 27 ऐसे टर्म्स है या ऐसे 27 टर्म्स होंगे, फर्स्ट से 27 टर्म्स ऐसे होंगे जिनको जोड़ने से 0 आ जाए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 6। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा है, अक्सर बच्चे अटक जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। यहां पे पूछा है कि 6 से डिवाइड होने वाले सारे 2 डिजिट्स नंबर का सम करना है। तो आप सबसे पहले सोचिए कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन है। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का आपका नंबर होता है 10। लेकिन क्या ये 2 डिजिट का नंबर 6 से डिवाइड होगा? तो आंसर है इसका नहीं, ये नहीं होगा डिवाइड। तो 6 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर कौन है? तो आपको पता चलेगा 11 नहीं है, ये है 12। 12 जो नंबर है वो 2 डिजिट का पहला नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है। सिमिलरली आपको सबसे बड़े वाले नंबर को लिखना है 2 डिजिट का। सबसे बड़ा नंबर जो 2 डिजिट का होगा वो 99। तो फिर से मेरा सवाल है, क्या ये 99 6 से डिवाइड होगा? तो इसका भी आंसर है नहीं। अब आपको वो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर ढूंढना पड़ेगा, सॉरी वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 6 से डिवाइड होता है। तो आप इसे कैसे निकालोगे? आप इसे दो तरह से निकाल सकते हो। आप मन में भी इसे ट्राई कर सकते हो कि कौन सा नंबर डिवाइड होता है 6 से, या फिर आप देखो इस वाले नंबर को 6 से डिवाइड कर लो। यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर मिलेगा, जो रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 3, तो आपको 96 को 3 से माइनस कर देना है, यानी ये सॉरी 99 को 3 से माइनस कर देना है, यानी ये नंबर मिल जाएगा 96। यानी सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जो 6 से डिवाइड हो रहा है वो हमें पता चल गया, सबसे बड़ा वाला नंबर 6 से डिवाइड होने का हमें पता चल गया। यानी हमारा एपी यहाँ से अब तैयार होगा। देखिए सबसे पहला नंबर हो गया 12। अब क्योंकि अगला नंबर जो डिवाइड होगा 6 से वो 6 के गैपिंग में होगा, यानी कि 18 होगा, और इस तरह से 24 होगा, और ये आप एपी आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म इसका पहुंच जाएगा 96 पे। तो अब आपको एपी फाइंड आउट हो चुका है। एपी फाइंड आउट हो गया है, इसका मतलब आप ए इसमें से आराम से फाइंड कर सकते हैं, डी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर ए आ गया है आपका 12 और डी आ गया है आपका 6। इसमें एक और चीज पता है आपको, ये देखिए 96 यानी ये आपका एल हो गया, एल आपको गिवन है 96। अब आपको फाइंड क्या करना है? आप देखिएगा ध्यान से, फाइंड आपको करना है स्टार्टिंग से लेके यानी 12 से लेके 96 वाले टर्म्स का सम। तो एसएन का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का फॉर्मूला लगाते वक्त आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि उस फॉर्मूले में एन भी आता है। तो अभी हमें एन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ए एन का फॉर्मूला सबसे पहले यूज करेंगे 96 के लिए, यानी कि हम जानेंगे कि 96 ये जो टर्म है, ये जो टर्म है 96 वो कौन से नंबर का टर्म है, यानी कि ए एन का वैल्यू के बगल में लिखेंगे 96, ए एन का फॉर्मूला वो यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 96। ए और डी का वैल्यू पुट करके आप एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ए का वैल्यू यहाँ पे आपका एपी में है 12,
और आपको डी का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई आपको कर लेना है। 12 को सबसे पहले आप उधर भेज दीजिए माइनस में, ये n-1 बचेगा, ये इधर 6 बचेगा। 12 माइनस में चला जाएगा तो 96 माइनस 12, ये वैल्यू आपको दे देगा n-1। माइनस करोगे आपको हो जाएगा 84, ये 6 आ जाएगा डिवाइड में। इसको आपको काट लेना है, इसको आपको काट लेना है। तो यहाँ पे n-1 का वैल्यू मिल जाएगा। ये देखिए 2 से अगर आपका कटेगा 3 बार में और 2 से कटेगा 42 बार में, 3 का टेबल से कटेगा ये 1 बार में और 3 टेबल से कटेगा ये 14 बार में। n-1 का वैल्यू आ गया 14, यानी n का वैल्यू हो गया 15। आपको समझ में आ गया कि इस एपी में टोटल 15 टर्म्स है। तब उन सारे टर्म्स का आपको ए से लेकर A15 तक का सम निकालना है। तो देखिए अब Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे हम n/2। बाकी का फॉर्मूला आप कमेंट्स में बताइए ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। आगे देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर इसके जगह हम n/2 a प्लस एल का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म 96 पता है। तो देखिए यहाँ पे हम n का वैल्यू 15 ही रखेंगे, 15/2, 2 इंटू ए नहीं रखेंगे, a प्लस एल रखेंगे। तो a हमारा था 12 प्लस और d का वैल्यू था, सॉरी l का वैल्यू था आपका 96। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये ऐड करके हो जाएगा 108। 108 को 2 से आपको डिवाइड कर देना है 54 टाइम्स में। तो आंसर जो आपका रहेगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 54। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप कमेंट में बताओ कि आंसर आपका कितना आ रहा है। आगे अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी whose 4 टर्म एंड 9 टर्म्स आर गिवन -15 एंड -30 रिस्पेक्टिवली। देखिए ये रिसेंट ईयर में यानी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें हमें पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम के लिए आपको 3 इंफॉर्मेशन होना चाहिए पता, n, a और d। आपको n का वैल्यू यहाँ गिवन है क्योंकि ये 15 टर्म्स का सम पूछा है। बाकी का आपको a एंड d पता नहीं है। तो ये जो दो अदर इंफॉर्मेशन है 4 टर्म और 9 टर्म, इसका इंफॉर्मेशन हम लोग लेके a एंड d फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है a4 का वैल्यू जो है -15। तो a4 को आप कैसे लिखोगे, a प्लस 3d -15, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन देगा। सिमिलरली आप सोचो कि a9 यानी 9 टर्म को कैसे आप लिखोगे। तो जब a9 का वैल्यू आप लिखोगे -13, तो a9 को आप तोड़ोगे a प्लस 8d में, इसका वैल्यू मिलेगा -30। ये सेकेंड इक्वेशन आपको ले लेना है। तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज करता हूँ। देखिए ये दोनों इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया और यहाँ हम एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन लगाते वक्त आपको क्या रखना है, साइन को आपको उल्टा करना होता है। ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन और यहाँ पे ये प्लस का साइन। a/a कैंसिल हो गया, 3 में से 8 जाएगा तो -5d बचेगा और यहाँ पे आपका वैल्यू मिल जाएगा 15। d का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो d का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से -3। क्योंकि आपको d का वैल्यू मिल गया है तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 का वैल्यू रखेंगे, यहाँ मिलेगा -15। a का वैल्यू आपको मिल जाएगा -15 और ये -9 इधर आएगा +9 के अंदर। तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 15 में से आपको 9 घटा लेना है यानी कि -6। अब आपको a पता चल गया, आपको d भी पता चल गया। अब आप Sn का फॉर्मूला यूज करके आराम से पहले 15 टर्म्स का सम निकाल लोगे। देखो मैं यहाँ पे S15 लिख रहा हूँ यानी कि n का वैल्यू हमारा 15 हो गया।
इसके आगे का फॉर्मूला होता है अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी जी। तो देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू था -6, n का वैल्यू हमारा 15 है, तो 15 में से एक कम यानी 15 माइनस वन, और d का वैल्यू आपका आ रहा है -3। इसको सिंप्लीफाई आपको करना है, 15/2 ये मिल जाएगा -12, और यहाँ पे 14 में से 3 इंटू करोगे तो ये हो जाएगा -42। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 54 माइनस में 2 से 54 को काट देना है, 27 -27 इंटू 25, तो -27 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर रहेगा। आप कमेंट में बता सकते हो वैसे इसका आंसर कितना आने वाला है। चलिए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 405 यानी कि माइनस में। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। 1 मिनट के टाइम में आइए देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। सबसे पहले हमें बोला था कि 15 टर्म्स का सम निकालो, तो 15 टर्म्स या किसी भी टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, ए, एन और डी। एन का वैल्यू हमें पता था, ए और डी का वैल्यू पता नहीं था। तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन थे 4 टर्म और आपका 9 टर्म का वैल्यूज। तो इन दोनों में हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, a प्लस 3d और a प्लस 8d। यहाँ से हमारे 2 इक्वेशन आए, इन दोनों को सॉल्व करके हमारा d और a का वैल्यू आया। फिर हम Sn का वैल्यू, Sn का फॉर्मूला में a, d और n सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर यहाँ पे दिख रहा है -405। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब आप काफ़ी सीरियस है अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2020 में हमारा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक में भी ये क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें क्या दिया रखा है, सॉल्व करने बोला है इसका वैल्यू, यानी कि आपको x फाइंड करना है। इस इक्वेशन में x दिया हुआ है तो आपको x फाइंड करना है। यहाँ प्लस के साइन लगे हुए हैं, इसका मतलब हो रहा है ये जो AP है इसके 1 से लेके x ये वाला जो अमाउंट का नंबर है यहाँ तक का सम दिया हुआ है 287। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है, a हो गया आपका 1 और d हो गया आपका यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि ये हो गया 3। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो x है ये इसका लास्ट टर्म है, ये जो x है ये इसका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म है यानी आप यहाँ an का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। किसी भी टर्म के लिए आप यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो an का फॉर्मूला लिखोगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। तो a का वैल्यू हमें पता है, हमें d का भी वैल्यू पता है, d का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3n माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा 3n का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2, n का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2/3। हमें n का वैल्यू पता चल गया, इसका मतलब x कौन से नंबर ऑफ टर्म में है, कौन से नंबर के टर्म में है वो पता चल गया। अब आप देखिए, अब हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके बगल में रखेंगे 287, क्योंकि जितने भी यहाँ टर्म्स थे उसको सम अप करके दिया हुआ है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पे n/2 a प्लस l, a प्लस यानी a फर्स्ट टर्म और l यानी लास्ट टर्म 287। n का वैल्यू जो आपने लाया था उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे x/2/3। a का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ 1 और l यानी लास्ट टर्म आपको दिख रहा है x। ये हो गया आपका 287। तो हमें यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 1 दो टर्म्स मिल गए हैं, और ये 3 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में 287 इंटू 3। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व कीजिए, या फिर जो सेकेंड मेथड है, बच्चों को वो मेथड अक्सर समझ नहीं आता है, लेकिन हम बहुत अच्छे मेथड से इसको समझते हैं। देखिए कैसे होगा। ये हमने एज इट इज लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 287 को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो 287 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये 7 के टेबल से आपका चला जाएगा 41 बार में। तो यहाँ पे आप देखो, इसका 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 41 हो गया। यहाँ शायद हमने एक चीज मिस कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे हमारा एक वैल्यू 2 भी था, देखिए ये 3 के नीचे 2 था, ये तो आपका n का वैल्यू ले रहा था, ये n का वैल्यू था, इसके नीचे 2 भी था। तो यहाँ पे टोटल एक टर्म और आ जाएगा, यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखिए, आपके जो इक्वल टू के LHS साइड में है, यहाँ पे 2 टर्म्स है और ये दोनों टर्म्स कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली, जैसे x+1 है तो इसके बाद जो टर्म यहाँ पर है जस्ट x+2 है, यानी x+1 अगर एक नंबर होगा तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर x+2 है। तो आपको इज इक्वल टू के इस साइड भी क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है जो कंजिक्यूटिव हो। तो यहाँ हमारा एक नंबर हमें दिख रहा है 41, और इन तीनों को मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपको दिख जाएगा 42। देखिए 7 3 21, 21 इंटू 2, ये हो गया आपका 42। तो आपका LHS में भी 2 नंबर्स है जो कंजिक्यूटिव है और RHS में भी 2 नंबर्स है जो कंजिक्यूटिव है। तो आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के साथ इक्वेट कर देना है, यानी कि x+1 का वैल्यू वो इक्वल होगा 41 के बराबर। तो आपको यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, x+1 का वैल्यू 41 से इक्वेट कर दो, या फिर x+2 का वैल्यू 42 के साथ इक्वेट कर दो। इन दोनों में से आप किसी चीज का भी यूज कर सकते हो। आपका आंसर जो आएगा वो रहेगा 40, यहाँ से भी, या फिर आप इससे भी सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 40 ही आएगा। तो ये हमारा था AP का कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको किसी नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो चाहिए होगा विथ फुल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप अगला कौन सा चैप्टर का वीडियो आप देखना चाहते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।